जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं पांडे जी और आप सभी के बीच एक नए चैप्टर को लेकर क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 के साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ। और प्रश्नावली 2.1 शुरू करने से पहले उनसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा मैं उसकी जानकारी पूर्ण रूप से आप सभी के बीच साझा करने जा रहा हूं। तो बिना पलक झपकाए, बिना देर किए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और भर भर के लाइक दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम बहुपद। और सबसे पहले हमें यह जानना है कि बहुपद हम कहते किसको है, कि बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद जो है बीज गणितीय रूप, यानी उस बीजगणितीय प्रसारित रूप को कह सकते हैं जो तीन चीजों को संतुष्ट करता है, एक, दो और एक, तीन चीजों को। तो हम कह सकते हैं बहुपद उस बीजगणितीय प्रसारित रूप को कहा जाता है जो इन तीनों को संतुष्ट करती है। ये तीन क्या है, किसको संतुष्ट करना है, चलिए देखते हैं कि तीन चीजों को क्या संतुष्ट करेगी। सबसे पहला चीज होना चाहिए कि बहुपद में जो है वो पद सीमित होना चाहिए। पद कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। कहने का मतलब है पद सीमित का मतलब इतना पद होना चाहिए जिसे हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते। 100 पद, 1000 पद, 5000, 10,000, लाख पद। लेकिन उतना तक नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा 5 पद, 6 पद, है ना। तो बहुपद क्या है कि पद सीमित होना चाहिए जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा चीजें क्या है, गुणज वास्तविक संख्या हो। गुणज क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या 5 तरह से होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ये 5 संख्याओं में से एक भी संख्या यदि गुणज होगा तो वो वास्तविक संख्या ही कहलाएगी। और वास्तविक संख्या तीसरा जो बताता है, तीसरा और अंतिम चीजें जो संतुष्ट करता है वो क्या करना है कि चर की घात हमेशा जो हो वो प्राकृत संख्या हो, यानी चर का घात प्राकृत संख्या। अब चर किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं, इसके बाद चर पर चलते हैं और अचर, दोनों चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहला चीज देखेंगे चर। और चर में चर को इंडिकेट करते हैं, चर को दर्शाते हम किससे हैं, तो अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल लेटर से, सॉरी स्मॉल लेटर से, अंग्रेजी के छोटा ABCD से। जैसे ए एक चर हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चर का रूप होगा, है ना। तो चर को दर्शाना किससे, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा चर को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे अचर पद पर। और अचर पद को हम क्या करते हैं, तो अचर पद को जो है वो नंबर से, यानी संख्याओं से दर्शाया जाता है। कोई भी संख्या कर दे आप, 2 अचर पद,
3 √5 √7 है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, अचर पद कहलाएंगे। अब आइए संतुष्ट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा जो है बहुपद है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले चीज दिया है कि पद सीमित होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण के तौर पर हम बहुपद का लेते हैं, 9x³ + 7x + 3। तो ये क्या बहुपद है? इस चीज को हम जानेंगे बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है कैसे है? सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है कि पद सीमित होनी चाहिए। तो 1 2 3 3 पद है, पद सीमित है। गुणज वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जो चर के गुणज है, किसके भाई? तो चर का गुणज जो होगा वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। 9 7 और 9 7 ये सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो चर भी जो है वो क्या है? वास्तविक। चर के गुणज वास्तविक संख्या है। दूसरा, चर का घात जो होगा वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो चर का घात कितना दिया है? यहां देखिए, 3 क्या है? प्राकृत संख्या। x का घात 1, तो 1 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या ये बहुपद है? कह सकते हैं बहुपद है। नेक्स्ट एक और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण में 4/7x³ + 2x² + 7। अब क्या ये बहुपद हो सकता है? पॉसिबल है? तो बोलेंगे सर पॉसिबल है। जी नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। इसको यदि हम ऊपर लेके जाएं तो कैसा होगा? इन सभी का हॉल जो घात होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यदि इसको हम ऊपर की ओर घसकाते हैं तो 4 के गुना में क्या आ जाएगा? 7x³ + 2x² + 7 की घात जो होगा वो -1 होगा। और -1 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है, ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं क्या ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट पर यदि हम आते हैं तो किसको बोलेंगे कि बहुपद है नहीं है? चलिए अगला टॉपिक पर बात करते हैं कि बहुपद ये क्यों नहीं। मान लीजिए दिया है आपका 9x² + 6x⁴ + 9। अब बोले ये बहुपद हो सकता है? तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? पद सीमित है, गुणज वास्तविक संख्या सभी है, लेकिन जो चर का घात दिया है एक आपके पास प्राकृत संख्या मिलेगा। तो 1/2 की वैल्यू कितना आएगा? 0.5 आएगा, जो ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। और ये क्या हो गया? बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। चलिए हम हटते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आएंगे हम घात के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद बहुपद के प्रकार, फिर एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए घात के बारे में बात करते हैं कि घात हम किसे कह सकते हैं। तो घात किसे कह सकते हैं? तो आपके पास बहुत सारे चर दिए होंगे। जैसे हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करते तो लिखते हैं चर के घात के अधिकतम मान को घात कहते हैं। अब चर के घात के अधिकतम मान को घात बोलेंगे। चर, चलिए आपके सामने बहुपद को पेश करते हैं। बहुपद कैसा होना? मान लीजिए क्या दिया है? 9x³ + 2x - 3। तो इसमें घात कितना होगा? तो इस चर में देखिए अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात मेरे पास 3 है। तो यदि पूछे कि इस बहुपद में घात कितने घात हैं, अधिकतम घातों की संख्या कितनी, तो अधिकतम घात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3। एक और उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे आपके पास दे रखा है 7x
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो इसमें घात की संख्या क्या है? 2। क्योंकि अधिकतम घात मेरे पास कितना है? 2। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। अब एक चीजें और बेसिक बता दे रहे हैं। जैसे आपके पास दिया है, इस वाले पद को हम डिफाइन करते हैं 7x स्क्वायर को। तो 7x स्क्वायर में जो है इसको हम चर बोलेंगे। इसको क्या बोले? x जो है वो चर है, ये घात हो गया। और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम आते हैं, तो ये मेरे पास चर है और चर का घात जो है 1 है और 3 जो होगा x का गुणांक होगा। ठीक है, 3 क्या होगा? x का गुणांक होगा। ये हमने समझा कि घात किसे कह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो बात करेंगे अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के 3 प्रकार अभी हम पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, ध्यान दीजिएगा, डिफाइन कर दे कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये मेरे पास दिया कि रैखिक बहुपद हम किसको कहते हैं, ये समझ में आ गई। लेकिन इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका व्यापक रूप कैसा होगा? तो व्यापक रूप जो होगा, ले सकते हैं, व्यापक रूप जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी के रूप में। अब देखिए क्या करना है, ax प्लस बी जहां लिख सकते हैं हम या कह सकते हैं a कभी भी क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता है। a कभी भी क्या होगा? शून्य नहीं होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं 7x प्लस 9, ये रैखिक बहुपद हो गया। इसमें a का मान कितना आ जाएगा? 7। यहां लिख सकते हैं, यहां a का मान कितना है? तो a बराबर 7 और b की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगा। b की वैल्यू कितना होगा? 9 हो जाएगा। b की वैल्यू 9। अब इसमें हम बात करेंगे, a और b की वैल्यू दे दिया, तो ये रैखिक बहुपद आएगा ax प्लस बी, रैखिक बहुपद। अब बात करेंगे रैखिक के बाद जो होगा वो द्विघात बहुपद होगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। लिख सकते द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में क्या है, इसका डिफाइन किया हम कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, है ना, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें लिखना है जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो। जिस बहुपद में, लिख सकते कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का जो होगा व्यापक रूप देखिए आप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से होगा
तो व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx+c। इसके बाद यहां भी बताता है कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी बी के स्थान पे जीरो हो सकता है, सी के स्थान पे जीरो हो सकता है, डी के स्थान पे जीरो हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, पहला एग्जांपल 2x² प्लस 9x+3। तो यहां क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, ए की वैल्यू वो कितना है 2, ए के स्थान पे 2 है, ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे 9 और सी के स्थान पे 3। तो ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे 9 और सी के स्थान पे आपका 3 हो जाएगा। दूसरी और चीजें ले सकते हैं हम इसमें, क्या ले सकते हैं, चलिए देते हैं √2x² प्लस 7। अब देखिए यहां b को गायब कर दिया गया है, b को क्या किया गया, गायब कर दिया। तो b को गायब करने के बाद भी ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। चूंकि मेरे पास a जीरो नहीं होगा, a कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, तो b जीरो होगा, यानी a की वैल्यू √2, b की वैल्यू पूछे तो जीरो, यहां क्या हो जाएगा, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू कुछ नहीं तो जीरो, और c की वैल्यू जो होगा वो 7 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक चीजें और बात कर सकते हैं, बात कीजिए, चलिए लिख सकते हैं 1/4 x² माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए बहुपद ये भी है, अब द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो इसलिए इसके स्थान पे, a के स्थान पे कितना आएगा, तो 1/4, 1/4। b के स्थान पे कितना आ जाए, तो -7, और c के स्थान पे आ जाएगा आपका 3। तो हमने क्या किया कि द्विघात बहुपद को समझ लिया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या होगा, इसका डिफाइन अब खुद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होना, अब चर का अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब इसका व्यापक रूप हम सिर्फ आपको बता दें कि व्यापक रूप कैसा होगा। तो व्यापक रूप जो हो जाएगा वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक रूप होगा। यहां भी बात करें, यहां भी बात करेंगे तो ये कभी भी क्या होगा, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, a कभी भी शून्य नहीं होगा। b शून्य हो सकता है, d शून्य हो सकता है, c शून्य हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखिए a के स्थान पे 7x³ माइनस 3x² प्लस यहाँ 4x माइनस का 9 दे देते हैं। a का मान 7, b का मान -3, c का मान 4 और d का मान -9 होगा। ठीक है, और चीजें हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और संक्षिप्त में समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। क्या दें, तो लिखिए 3x³ माइनस 7x² प्लस का 7। तो यहां क्या किया, a दिया, b दिया, c को गायब करके d दे दिया। तो हमने यहां भी लिखे सिर्फ a 0 नहीं होनी चाहिए, a क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। b 0 होगा चलेगा, c के स्थान पे 0 होगा चलेगा, d के स्थान पे 0 होगा तो भी चलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका त्रिघात बहुपद खत्म होने के बाद हम अब आएंगे सीधा शून्यांक के बारे में, और शून्यांक क्या करती है इसको बताएंगे। फिर चैप्टर पर आएंगे और चैप्टर मात्र 10 मिनट में खत्म होगा। चैप्टर में कुछ खास नहीं है, यूं यूं घुमाया, शून्यांक को ज्ञात किया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
या फिर वीडियो को स्किप कर लीजिए। इस चैप्टर के लिए लास्ट बेसिक शून्यांक। शून्यांक किसको कह सकते हैं? तो शून्यांक क्या करता है कि बहुपद को शून्य बना देता है। आइए बात करते हैं कैसे शून्य बनाता है। आपके सामने उदाहरण भी पेश करेंगे। शून्यांक बहुपद को शून्य बना देता है, ये बातें हम बाद में करेंगे। तो चलिए बात कर रहे हैं कि शून्यांक, तो इसका अगर डिफाइन की बात करें तो कुछ नहीं, सिंपल सा डिफाइन है। वो आपको क्या लिखना है कि शून्यांक बहुपद को शून्य बनाता है। अब बहुपद को शून्य बनाता है, एक बहुपद चलिए मान लेते हैं। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू क्या माने, कुछ भी मान लीजिए ना, क्या मानना है, तो 3x + 4। ये आपके सामने एक बहुपद दिया है, पी एक्स इक्वल टू, ये बहुपद दिया है। इसको सॉल्यूशन कीजिए। आप सॉल्यूशन करेंगे तो एक चीजें और जान लीजिए, यदि रैखिक बहुपद रहा तो शून्यांकों की संख्या भी एक होगी। द्विघात बहुपद रहा तो शून्यांक की संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद रहा तो शून्यांक की संख्या भी 3 होगी। तो ये रैखिक बहुपद है, तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी देनी? तो शून्यांक एक ही निकलेगा मेरे भाई। देखिए क्या करना है, हल लिखने के बाद लिखेंगे शून्यांक के लिए। शून्यांक के लिए जैसे लिखेंगे, इस बहुपद को किसके बराबर मान लेना है? शून्य के बराबर मान लेना है। चलिए शून्य के बराबर मान लिए। अब मान लिए तो मानने में क्या जाता है, हम लोग आगे इसको देखिए, 3x को अपने पास रखिए, इस 4 को धक्का देगा, लात मारा, इसको 0 के साथ आ जाएगा, और जैसे इधर आएगा माइनस में आ जाएगा प्लस का। भाई अब माइनस में आ गया। अब माइनस में आने के बाद दूसरा स्टेप जो होगा, x क्या करेगा, 3 को भी धक्का दे देगा। तो जैसे 3 को देगा, इधर तो -4 है, ये बोलेगा इसको डिवाइड करने के लिए, तो यहां आ जाएगा, गुना में था x का, इधर आ डिवाइड में आया, तो x इक्वल टू कितना आया, -4/3। अब ये मेरे पास शून्यांक निकल गए। अब इस x का मान यदि इस बहुपद में रखा जाए तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कैसे है आइए बताते हैं। इसका मान उठा के इस पे रखिए, दिया है क्वेश्चन 3x + 4। x के स्थान पे कितना रखना है, -4/3 इंटू -4/3 प्लस का 4 दिया। 3 से 3 उड़ा दीजिए, बचा आपके पास क्या, -4 और +4, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में 4 घट गया, खत्म हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो बहुपद क्या किया, बहुपद के शून्यांक क्या करते, शून्यांक क्या करते, बहुपद को 0 बना देते। ये आपका अंतिम बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने खत्म कर दिया। अब बारी है एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करना है ग्राफ के तरीके से। तो उसका थोड़ा बहुत मैं बता दूं। ये आपके पास देगा, ग्राफ बना रहेगा ऐसे करके कुछ, चलिए दिया, ये जो होगा y अक्ष वाला हो जाएगा, और ये x अक्ष वाला हो जाएगा। अब x अक्ष वाले भाग को, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। तो भुज को ग्राफ जितना बार काटेगा, यहां से यहां तक, इस भुज को ग्राफ जितना बार काटेगा, ऐसे करके काटना है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काटेगा, जैसे इच्छा वैसे काटे, लेकिन क्या करना है, एक्स अक्ष को ही काटेगा। जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ काटेगा, शून्यांक की संख्या उतनी होगी। तो कह सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो, कितना हो गया, 7 गो। तो इसमें 7 बार काट लिए तो शून्यांक की संख्या जो होगा वो 7 हो जाएगा, ये नहीं होगा, सॉरी, शून्यांक की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक तो खत्म है, एक्सरसाइज आते हैं, और 10 मिनट लगेगा उसको खत्म करने में।
चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं और 6 को एकदम आसानी तरीके में बताता हूँ। क्वेश्चन को है, एक बार पढ़िए, पढ़ते पढ़ते तो हालत खराब हो जाएगा ना। चलिए ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, आइए पढ़िए। पढ़ते पढ़ते क्या करना है, लिखा क्वेश्चन है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। अब दिया गया है तो दी गई प्रत्येक स्थिति में बहुपद पी एक्स के शून्यांकों की संख्या को ज्ञात करनी। तो हमने क्या बोला कि एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को, एक रेखा अक्ष, इस एक्स अक्ष को ग्राफ जितना बार काटेगा, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ। तो एक्स अक्ष को ग्राफ जितना बार काटेगा शून्यांक की संख्या उतना ही होगी। तो अब अनुमान लगाइए, आइडिया लगाइए अपना कि इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो सकती है। तो बोलेंगे सर एको लाइन नहीं दिया पांडे जी, एको बार नहीं काटा है। तो एको बार जब नहीं काटल है तो कह सकते हैं ना हम इसको कि जब काटबे नहीं किया है तो शून्यांक होगा क्या, नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहां शून्यांकों की संख्या, या लिख सकते हैं यहां शून्यांकों की संख्या शून्य है। क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए यहां एक नंबर का ही क्वेश्चन है, एक निश्चित पूछेगा। अब गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, यहां शून्यांकों की संख्या शून्य है। क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, है ना, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब एको बार प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्यांक एको नहीं होगा। ठीक है, तो शून्यांक की संख्या इसमें एक है। अब इस बाबू साहेब में देखिए कि इसमें कितना बार ग्राफ जो है एक्स अक्ष को काटा है। तो आप बोलेंगे यहां से घूम के गया, वाई अक्ष को काटा, सांप टेढ़ा मेढ़ा हुआ, एक बार एक्स अक्ष को यहां काटा है। तो जब एक बार काटा है तो शून्यांक की संख्या भी एक होगी। तो लिख सकते हैं चूंकि यहां शून्यांकों की संख्या एक है। एक है, क्यों है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है। कुछ भी लिखिए लेकिन शून्यांक की संख्या एक है। या एक बार काटे या एक बार प्रतिच्छेद करे, शून्यांक कितना होगा, एक होगा। चलिए 4 क्वेश्चन और है, चारों को इजीली समझाते हैं, इजीली बताते हैं, है ना, एकदम आसान तरीके में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। चलिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कितना बार काटे हैं ये देखना है। क्या करें, गाना आता गया, सुनाते बाद में सुना लेंगे। एक झारखंड में गाना फेमस हो गया है, कौन सा गाना पता है, केकर नजरिया गड़ी गेल सड़िया के मोतिया झरी गेल। अब बता यार, इतना नजर किसी का खराब होगा, इतना नजर कड़ा है किसी का, खराब है कि लोगों के साड़ी की मोती झड़ जाए। हमें बलवा नहीं झाड़ सकता है नजर लगा के बात करें। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कितना शून्यांक है, तो देखिए इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ, एक बिंदु, 2 बिंदु और एक 3 बिंदु। जब ग्राफ 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यांक की भी संख्या 3 ही होगा। क्यों होगा,
लिख सकते यहां, चूंकि यहां शून्यांकों की संख्या 3 है। अब 3 है हमने बता दिया, क्यों? 1 2 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो नीचे इसका कारण भी लिख देना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है। और इस तरह से तीसरा आपका हवा हवाई हो गया। चौथे पे जाते, चौथा में यू वाला बनाया है ना, और यू वाला में 2 बिंदु पे काट रहा है। तो जब 2 बिंदु पे काटेगा तो शून्यांक भी 2 ही होगा, इसलिए बिना देर किए यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? चूंकि यहां शून्यांक की संख्या 2 है। अब क्यों 2 है तो लिखेंगे 2 क्यों है, इसका कारण बताइए। तो बताइए, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है ना। मजा आ गया? अब जब मजा आ ही गया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और आनंद लेते रहिए। चलिए, चौथा खत्म कर दिए, अब आते 5वां और 6ठा और चैप्टर को समाप्त करते एक ही तीर में। चलिए, इस चैप्टर का अंतिम दौर में 5वां और 6ठा क्वेश्चन। 5वां और 6ठा क्वेश्चन में शून्यांकों की संख्या को ज्ञात करनी, तो आपको पता होनी चाहिए कि शून्यांक कितना होगा, तो जितना बार ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, टच नहीं करना, उसको काटना है। तो आप बताइए कि इसमें कितना शून्यांक होगा। तो देखिए कितना बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3 4, ये एक्स अक्ष को काट रहा है। तो जब 4 बिंदु पे काट रहा है तो इसमें भी शून्यांक की संख्या जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां, चूंकि यहां शून्यांकों की संख्या 4 है। क्यों है तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4 होंगे निसंदेह। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, कितना बिंदु है? 1 2 3। देखिए ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर गया, तो 1 2 3 टोटल कितने? तो 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांक की संख्या भी जो होगी वो 3 हो जाएगी। शून्यांक की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। तो यहां देखिए आप लिख सकते हैं, चूंकि यहां शून्यांकों की संख्या 3, शून्यांकों की संख्या 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि ग्राफ जो है 3 बार काट रही, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटती है।
चलिए, राधे राधे, जय हिंद। होता है चैप्टर आपका समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।